मेरा नाम राजेश यादव है। मैं पिछले 18 साल से ट्रक चलाता हूँ। देश के अलग अलग हाईवे देखे हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई कोलकाता तक। लेकिन जो उस रात मेरे साथ हुआ वो आज तक मैं भूल नहीं पाया। ये बात करीब 2019 की है। मैं जयपुर से रात के करीब 11 बजे निकला था। ट्रक में सीमेंट भरा था और मुझे उसे कोटा पहुंचाना था। सर्दियों की रात थी, हाईवे लगभग सुनसान था। बस दूर दूर तक अंधेरा और कभी कभी ट्रक की हेडलाइट में दिखती धूल। करीब 2 बजे का समय होगा। मैं एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था जहां दोनों तरफ घना जंगल था। उस इलाके के बारे में मैंने पहले भी सुना था कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं इन बातों को कभी सीरियस नहीं लेता था। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो सफ़ेद साड़ी में थी, बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए, और सबसे अजीब बात, वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। मैंने सोचा शायद कोई मुसीबत में हो। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया, लेकिन जैसे ही मेरी हेडलाइट सीधे उस पर पड़ी, उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। भाई, उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं। मैं डर गया, लेकिन फिर भी अपने आप को समझाया कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने एक्सीलेटर दबाया और आगे बढ़ गया। करीब 5 मिनट बाद मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत मेरे ट्रक के पीछे भाग रही थी। लेकिन वो इंसान की तरह नहीं भाग रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। अब मेरे हाथ कांपने लगे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाज खुद सुनाई दे रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड 80-90 कर दी, लेकिन वो फिर भी पीछे ही थी। तभी अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। न इंजन की आवाज, न कुछ, बस चारों तरफ सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में मुझे ट्रक के केबिन के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर आ रहा हो। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वही औरत अब ट्रक के अंदर खड़ी थी। उसका चेहरा अब मेरे बिल्कुल सामने था, और इस बार उसकी आंखें थीं, लेकिन पूरी काली। उसने बस एक ही बात कही, रुक क्यों नहीं गए। मैंने बिना कुछ सोचे दरवाज़ा खोला और चलती सड़क पर कूद गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर भागता रहा, बस भागता रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे पड़ा था। पास में कुछ लोग खड़े थे और मेरा ट्रक करीब 200 मीटर दूर खड़ा था। लोगों ने बताया उस जगह पर पिछले 10 सालों में कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, और ज्यादातर ड्राइवरों ने मरने से पहले एक ही बात कही थी, सफ़ेद साड़ी वाली औरत। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई, और आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो मुझे रियर व्यू मिरर में कभी कभी ऐसा लगता है कोई अभी भी मेरे पीछे भाग रहा है। मेरा नाम राजेश यादव है, और जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो उस रात के बाद की बात है, जिस रात मैंने उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। आसपास 4-5 लोग खड़े थे। कोई मुझे पानी पिला रहा था, कोई पूछ रहा था क्या हुआ, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके अपने ट्रक की तरफ देखा। वो करीब 200 मीटर दूर खड़ा था, बिल्कुल सीधा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं धीरे धीरे उठकर ट्रक तक गया। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने केबिन का दरवाज़ा खोला। अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज़ देखकर मेरी सांस अटक गई। ड्राइवर सीट के ठीक पीछे मिट्टी से भरे हुए पैरों के निशान थे, जैसे कोई गीले पैरों से अंदर आया हो। मैंने तुरंत आसपास देखा, लेकिन वहां तो सूखी सड़क थी, कहीं भी गीली मिट्टी नहीं थी। अब डर और बढ़ गया। तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोले, तुमने भी उसे देखा ना? मैंने बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये पहली बार नहीं है। इस रास्ते पर रात को एक औरत दिखती है जो ड्राइवरों से लिफ्ट मांगती है। जो रुक जाता है वो कभी जिंदा नहीं बचता, और जो नहीं रुकता। मैंने डरते हुए पूछा, जो नहीं रुकता? वो बोले, उसके पीछे पीछे आती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, रात के अंधेरे में, और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुका। वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई। तब से वो हर रात किसी न किसी ट्रक का इंतजार करती है। मैंने सोचा अब यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाऊं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार वो एकदम सही चल पड़ा। मैंने दिन के उजाले में ही कोटा की तरफ ट्रक बढ़ाया और किसी तरह माल पहुंचाकर वापस आ गया। मैंने ठान लिया था अब कभी रात में उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, लेकिन असली डर अभी बाकी था। करीब 3 दिन बाद मैं अपने घर पर था। रात को करीब 1 बजे अचानक मेरी आंख खुली। घर में सब सो रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी मुझे बाहर आंगन से आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वही आवाज,
धीरे धीरे मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। अब मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिख रही थी और फिर किसी ने बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाया। टक टक। मेरी सांस रुक गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बाहर से वही आवाज आई, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। रुक क्यों नहीं गए? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वही आवाज, वही शब्द जो उस रात ट्रक में सुने थे। अब मुझे समझ आ गया था कि वो मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गई थे। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, मुझे नीचे जमीन पर वही गीले पैरों के निशान दिखाई दिए जो उस रात ट्रक में थे, और दरवाजे के पीछे वही सफेद साड़ी। मेरा नाम राजेश यादव है और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना हिस्सा है, क्योंकि उस रात के बाद मुझे समझ आ गया था कि ये चीज सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं है, ये मेरे साथ घर तक आ चुकी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं बिस्तर पर बैठा था लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजे के नीचे जो गीले पैरों के निशान थे वो अब अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। टक टक टक। नंगे पैरों की वही आवाज अब मेरे कमरे के अंदर गूंज रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर उठाई और जो मैंने देखा वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। वही औरत सफेद साड़ी में, उसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं हो। वो धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आ रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, मां, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई और झुककर मेरे चेहरे के करीब आ गई, इतनी करीब कि मुझे उसकी सांस की ठंडक महसूस हो रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम बच कैसे गए? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने किसी तरह हिम्मत करके आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक मेरे कमरे की लाइट अपने आप जल गई और जैसे ही रोशनी हुई वो औरत गायब हो गई। मैंने तुरंत आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर बिस्तर के पास वही गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अब मुझे समझ आ गया था कि ये कोई सपना नहीं है। मैं डर के मारे उसी वक्त अपने माता पिता के कमरे में भागा, सबको जगाया, लेकिन जब वो मेरे कमरे में आए तो वहां कुछ भी नहीं था, न कोई निशान, न कोई आवाज। सबने यही कहा कि मैं डर गया हूं, शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन मुझे सच पता था। उस दिन के बाद हर रात कुछ न कुछ होने लगा। कभी रात को 2 बजे अपने आप दरवाजा खटखटाना, कभी खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास, और सबसे डरावनी बात, जब भी मैं आईने में देखता, कभी कभी मुझे अपने पीछे उसी औरत की झलक दिखती। एक दिन मैं इतना डर गया कि मैंने ट्रक चलाना ही छोड़ने का फैसला कर लिया। मुझे लगा अगर मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा तो शायद वो मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन मैं गलत था। एक रात मैं अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। समय करीब 11 बजे का था। गली बिल्कुल खाली थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट एक एक करके बंद होने लगी। 1, 2, 3। पूरी गली अंधेरे में डूब गई। अब सिर्फ मेरे कदमों की आवाज थी और फिर मेरे पीछे किसी और के कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। मैं रुक गया। वो आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने फिर चलना शुरू किया और फिर वही आवाज, इस बार और करीब। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो फिर से मेरे पीछे है। मैंने धीरे धीरे हिम्मत करके पीछे देखा और इस बार वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि अगर मैं एक कदम पीछे जाता तो उससे टकरा जाता। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, अब कहां भागोगे? मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई और उसी पल पूरी गली में एक साथ सारी लाइट्स फिर से जल गईं और वो फिर गायब हो गई। लेकिन इस बार मुझे एक बात साफ समझ आ गई थी, वो सिर्फ मुझे डराने नहीं आई थी, वो कुछ चाहती थी और जब तक उसे वो नहीं मिलेगा वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मेरा नाम राजेश यादव है और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उस डर का अगला हिस्सा है, जहां मुझे पहली बार समझ आया कि वो औरत सिर्फ मेरा पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे कहीं ले जाना चाहती थी। उस रात गली वाली घटना के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। नींद गायब, दिमाग हमेशा डरा हुआ और हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने घर से बाहर निकलना कम कर दिया। ट्रक तो पहले ही छोड़ चुका था,
लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। समय करीब 3:30 बजे का था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। नींद तो आती नहीं थी, बस आंखें बंद करके पड़ा रहता था। तभी मेरे कान में बहुत धीमी आवाज आई, राजेश। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा फिर से वही शुरू हो गया, लेकिन इस बार आवाज फिर आई, राजेश बाहर आओ। ये आवाज उस औरत की थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं, बल्कि जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा हो बाहर जाने के लिए। मैं उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मैं रोकना चाहता था खुद को, लेकिन पैर अपने आप चल रहे थे। मैंने दरवाजा खोला। बाहर पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सब सो रहे थे, लेकिन आंगन के बीच में वो खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें अब। मेरा नाम राजेश यादव है, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है, जहां मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसकी दुनिया में खिंचता जा रहा था। उस बूढ़ी औरत के घर के अंदर माहौल अचानक बदल चुका था। ठंडी हवा चल रही थी, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था, और मेरे कानों में उसकी फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही थी। झूठ मत बोलना। मेरे सामने बैठी वो बुजुर्ग औरत कांप रही थी। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे उन्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, सच बताओ, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था? मेरे गले में शब्द अटक गए। अगर मैं सच बता देता तो शायद वो सह नहीं पाती, और अगर झूठ बोलता तो वो जो मेरे पीछे खड़ी थी शायद मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था उस रात हाईवे पर। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमें कभी उसकी लाश भी नहीं मिली, उन्होंने रोते हुए कहा। मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। मतलब जो उसने कहा था वो सच था। मैंने धीरे से कहा, वो वहीं रह गई थी। इतना सुनते ही कमरे में अचानक जोर की हवा चली। दीवार पर टंगी तस्वीर गिर गई, और उसी पल मेरे कान के पास फिर वही आवाज आई, उसे घर ले चलो। अब कोई शक नहीं था, वो यहीं थी, हमारे बीच। बुजुर्ग औरत डर के मारे इधर उधर देखने लगी। ये हवा, ये अचानक क्या हो रहा है? उन्होंने घबराकर कहा। मैंने हिम्मत करके उनकी तरफ देखा। माँ जी, आपकी बेटी अभी भी शांति में नहीं है। ये सुनते ही वो जैसे टूट गई। मैं क्या करूं बेटा, मुझे बता, मैं क्या करूं? वो रोते हुए बोली। अब मुझे वही करना था जिसके लिए वो मुझे यहां तक लाई थी। मैंने कहा, हमें उसकी आखिरी जगह पर जाना होगा। रात होने का इंतजार किया गया, क्योंकि मुझे पता था वो तभी आएगी। करीब 11 बजे मैं और वो बुजुर्ग औरत उसी हाईवे की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर सन्नाटा था, जैसे पूरा माहौल किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। जब हम उस जगह पहुंचे जहां वो मुझे पहले लाई थी, तो मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। वो टूटा हुआ पेड़, वही धसी हुई जमीन, सब कुछ वैसा ही था। बुजुर्ग औरत मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तभी अचानक हवा तेज हो गई, और उसी जगह सफेद साड़ी हवा में लहराने लगी। वो फिर से सामने आ चुकी थी। इस बार वो पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली, और वो सीधे अपनी मां को देख रही थी। बुजुर्ग औरत चीख पड़ी, बेटी। उनकी आवाज में दर्द था, प्यार था, और डर भी। वो औरत धीरे धीरे उनके पास आई, लेकिन जैसे ही वो करीब आई, उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। उसने जोर से चीख मारी और जमीन हिलने लगी। मैं समझ गया, वो अब भी शांत नहीं हुई थी। शायद उसे सिर्फ घर नहीं, कुछ और चाहिए था। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, और उसकी आवाज गूंज उठी, जिसने मुझे छोड़ा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। अब बात साफ थी, वो सिर्फ शांति नहीं चाहती थी, वो बदला चाहती थी, और अगर उसे उसका बदला नहीं मिला तो शायद वो कभी नहीं जाएगी। मेरा नाम राजेश यादव है, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उस रात का सबसे डरावना सच है, जब मुझे समझ आया कि ये कहानी सिर्फ एक अधूरी आत्मा की नहीं है, बल्कि एक खून से जुड़ी सच्चाई है। उसने कहा, जिसने मुझे छोड़ा। उसकी आवाज इतनी भारी थी
कि जैसे जमीन तक कांप गई हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन? किसने तुम्हें छोड़ा? वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और सड़क की तरफ इशारा किया। अचानक मेरे दिमाग में फिर वही तस्वीरें चमकने लगीं। एक ट्रक, तेज रफ्तार, और वही औरत सड़क पार कर रही थी। फिर जोर का टक्कर और वो सड़क पर गिर गई। मैंने देखा ट्रक कुछ सेकंड के लिए रुका, ड्राइवर नीचे उतरा, उसने इधर उधर देखा और फिर वो वापस ट्रक में बैठा और भाग गया। मेरी आंखें खुल गईं। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। वो ड्राइवर भाग गया था, मैंने डरते हुए कहा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे तड़पता छोड़ गया। उसकी मां जोर जोर से रोने लगी। कौन था वो? मैंने पूछा। अब उसकी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया। ढूंढो उसे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कैसे ढूंढूं? मैंने घबरा कर कहा। तभी उसने अचानक मेरी गर्दन पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था और उसकी पकड़ इतनी मजबूत कि मेरी सांस रुकने लगी। वो मेरे बिल्कुल पास आ गई और गुर्राते हुए बोली, जैसे मैं तुम्हें ढूंढ के लाई। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगर नहीं ढूंढा तो अगला तुम होगे। मैंने पूरी ताकत लगाकर कहा, ठीक है, मैं ढूंढूंगा, बस छोड़ दो। जैसे ही मैंने ये कहा, उसने मुझे जोर से जमीन पर फेंक दिया। मैं खांसते हुए उठने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। उस रात मैं और उसकी मां किसी तरह वापस घर लौटे, लेकिन अब डर और भी बढ़ चुका था, क्योंकि अब ये साफ था, या तो मैं उस ड्राइवर को ढूंढूं या फिर मैं खुद मर जाऊं। अगले दिन से मैंने उस हादसे के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। हाईवे के ढाबों पर गया, पुराने ट्रक ड्राइवरों से बात की। कई लोग बात करने से बचते थे, जैसे उन्हें कुछ पता हो, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। करीब 3 दिन बाद एक पुराने ढाबे पर एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर मिला। उसने मेरी पूरी बात सुनी, फिर धीरे से बोला, तू जिस हादसे की बात कर रहा है वो मैंने सुना है। मेरी धड़कन तेज हो गई। कौन था वो ड्राइवर? मैंने तुरंत पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नाम था सुरेंदर। सुरेंदर? मैंने दोहराया। हाँ, वो उसी रात के बाद बदल गया था। उसने कहा। कैसे? मैंने पूछा। वो बोला, कहता था कोई उसके पीछे आता है, रात को सोने नहीं देता, हर जगह दिखाई देता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो सिर्फ मेरे पीछे नहीं थी, वो पहले भी उसके साथ थी। अब वो कहाँ है? मैंने घबरा कर पूछा। बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर अभी भी जिंदा है तो पास के ही एक गांव में रहता है। मेरी सांस रुक गई। अब मुझे पता चल चुका था, मुझे किसे ढूंढना है, लेकिन दिल के अंदर एक और डर उठ रहा था। अगर वो उसे ढूंढ चुकी थी तो क्या वो अभी भी जिंदा होगा, या फिर मैं बहुत देर कर चुका हूं। मेरा नाम राजेश यादव है और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उस सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब मैं उस आदमी को ढूंढने निकला जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ढाबे वाले बुजुर्ग से पता लेने के बाद मैं उसी दिन उस गांव की तरफ निकल पड़ा जहां सुरेंदर रहता था। पूरा रास्ता मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर वो जिंदा मिला तो क्या होगा, और अगर नहीं मिला तो मेरे साथ क्या होगा। करीब 1 घंटे बाद मैं उस गांव में पहुंचा। गांव छोटा था, अजीब सा सन्नाटा, लोग कम दिख रहे थे और जो भी दिखते वो मुझे देखकर नजरें चुरा लेते। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई सुरेंदर का घर कहाँ है? वो एक पल के लिए चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले दूर एक टूटे फूटे घर की तरफ इशारा कर दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगा। घर बिल्कुल उजड़ा हुआ था, दीवारों पर दरारें, दरवाजा आधा टूटा हुआ, जैसे कई सालों से वहां कोई ढंग से रहा ही नहीं हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा धक्का देकर खोला। किर्र। दरवाजा जोर से आवाज करते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, बदबू आ रही थी, जैसे सीलन और कुछ सड़ा हुआ हो। कोई है? मैंने आवाज लगाई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर अंदर से धीमी आवाज आई, कौन? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं धीरे धीरे अंदर गया। एक कोने में एक आदमी बैठा था, बाल बिखरे हुए, चेहरा सूखा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। वो मुझे देखकर कांपने लगा। तू कौन है? उसने डरते हुए पूछा। मैं समझ गया, यही सुरेंदर है। मैंने धीरे से कहा, मुझे उस रात के बारे में बात करनी है।
ये सुनते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं, वो फिर से आ जाएगी, वो बड़बड़ाने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अभी भी तुम्हारे पास आती है? मैंने पूछा। वो जोर जोर से सिर हिलाने लगा। हर रात मुझे सोने नहीं देती, कहती है मुझे छोड़ क्यों दिया। अब मुझे सब समझ आ गया। वो पहले से ही उसे सजा दे रही थी, लेकिन शायद अभी वो खत्म नहीं हुआ था। मैंने हिम्मत करके कहा, वो चाहती है कि तुम उसके साथ चलो। ये सुनते ही वो जोर से चिल्लाया, नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई और उसी पल अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरे में ठंडी हवा भर गई और वही जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, मरना तो पड़ेगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो यहां भी आ चुकी थी। सुरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा। माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कमरे के एक कोने में धीरे धीरे सफेद साड़ी दिखाई देने लगी। वो सामने आ रही थी। इस बार वो पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, आंखें गहरे अंधेरे जैसी, और वो कदम जमीन को छू भी नहीं रही थी। वो सुरेंद्र के पास आकर रुक गई। उसने नीचे झुककर उसका चेहरा अपने करीब किया और धीरे से कहा, याद है? सुरेंद्र जोर जोर से रोने लगा। मुझे मत ले जा, प्लीज। मैं एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसने अचानक सुरेंद्र का हाथ पकड़ लिया। उसकी चीख निकल गई। नहीं। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी। मेरा नाम राजेश यादव है, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उस रात की बात की शुरुआत है जब मुझे पहली बार समझ आया कि एक आत्मा को शांति देने से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि कभी-कभी और दरवाजे खुल जाते हैं। ट्रक के अंदर वो तीनों साए मेरे सामने खड़े थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, सांसें तेज और दिमाग बिल्कुल सुन्न। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, अब हमारी बारी है। मैंने किसी तरह हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? तभी वो औरत जिसे मैंने शांति दिलाई थी आगे बढ़ी। इस बार उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, ये दोनों भी उसी सड़क के हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से पूछा, इनके साथ क्या हुआ था? तभी अचानक मेरे दिमाग में फिर से तस्वीरें चमकने लगी। पहली तस्वीर, एक बाइक, रात का समय, तेज रफ्तार, अचानक सामने एक ट्रक, टक्कर, और दो लोग सड़क पर गिर जाते हैं। दूसरी तस्वीर, बारिश की रात, एक कार खाई में गिरती है, अंदर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। मेरी आंखें खुल गईं। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। ये भी। मैं बोल ही नहीं पा रहा था। वो औरत बोली, हाँ, इन्हें भी छोड़ दिया गया था। अब मुझे समझ आ गया, ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, ये अधूरी कहानियों का जाल था। मैंने डरते हुए कहा, तो तुम लोग चाहते क्या हो? इस बार उन सायों में से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। हमें याद किया जाए। दूसरे साय ने कहा, हमें ढूंढा जाए। और फिर तीनों ने एक साथ कहा, हमें पूरा किया जाए। मेरे अंदर डर के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी महसूस होने लगी, लेकिन ये काम आसान नहीं था। मैंने कहा, मैं अकेला ये सब कैसे करूं? तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक एक करके सड़क पर अलग अलग जगहें चमकने लगीं, जैसे कोई नक्शा हो। वो औरत बोली, हम तुम्हें दिखाएंगे। अब ये साफ था, मुझे उन सब की कहानियां पूरी करनी होगी, वरना शायद मैं भी उसी सड़क का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने डरते हुए लेकिन मजबूरी में कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक ट्रक की लाइट वापस आ गई और वो तीनों साए गायब हो गए। मैं अकेला था, लेकिन अब मुझे पता था मैं सच में अकेला नहीं हूं। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अब हर सफर सिर्फ एक डिलीवरी नहीं था, बल्कि एक खोज बन गया। हर सुनसान मोड़, हर पुरानी कहानी, हर हादसे की जगह अब मुझे बुलाती थी, और मुझे समझ आ गया था, मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं रहा, मैं बन चुका था उन अधूरी आत्माओं का आखिरी सहारा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर अब भी था।
अगर मैं एक भी कहानी पूरी नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या वो सब फिर से मेरे पास लौट आएंगे, या फिर मैं खुद कभी वापस नहीं आ पाऊंगा? मेरा नाम राजेश यादव है, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उन आत्माओं के साथ मेरे पहले असली काम की कहानी है, जहां मुझे समझ आया कि ये रास्ता जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उस रात के बाद मैं फिर उसी हाईवे पर लौटा। दिल में डर था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रक धीरे धीरे उसी जगह की तरफ बढ़ रहा था जहां मुझे वो नक्शा दिखा था। करीब 2 बजे अचानक मेरी हेडलाइट अपने आप झिलमिलाने लगी, और फिर सड़क के एक किनारे हल्की सी नीली रोशनी दिखने लगी। मैं समझ गया, ये वही जगह है। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतर गया। रात पूरी तरह खामोश थी, हवा भी जैसे थम गई थी। मैं धीरे धीरे उस नीली रोशनी की तरफ बढ़ा, और जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरे सामने अचानक एक दृश्य उभर आया। एक टूटी हुई बाइक, सड़क पर खून, और 2 लड़के जो दर्द से तड़प रहे थे। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, बचाओ, कोई तो बचाओ। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वो दृश्य, जैसे अतीत मेरे सामने जिंदा हो गया हो। तभी उन दोनों में से एक ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था और उम्मीद भी। तू हमें देख सकता है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, बस मैंने सिर हिला दिया। वो बोला, उस रात हम जिंदा थे, बहुत देर तक। दूसरे ने दर्द में कहा, लेकिन कोई नहीं रुका। मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया। मैंने धीरे से पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूं? पहले वाले ने कांपते हुए हाथ से पास की झाड़ियों की तरफ इशारा किया। हमारा फोन। मैं समझ गया, शायद उनका फोन अभी भी वहीं पड़ा होगा, जिसमें उनकी पहचान, उनके घरवालों का सुराग हो सकता है। मैंने हिम्मत करके झाड़ियों में हाथ डाला। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं मिला। फिर मेरे हाथ में कुछ ठंडा सा लगा। मैंने बाहर निकाला। वो एक टूटा हुआ मोबाइल था, मिट्टी और खून से सना हुआ। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, अचानक वो दोनों साए मेरे सामने साफ दिखाई देने लगे। अब वो पहले से कम डरावने थे। उनकी आंखों में बस एक उम्मीद थी। घर पहुंचा दे, उन्होंने एक साथ कहा। मेरी सांस गहरी हो गई। अब मुझे पता था मुझे क्या करना है। अगले दिन मैंने उस फोन को ठीक करवाया। किसी तरह उसमें से एक नंबर मिला और मैं उस पते तक पहुंचा। जब मैंने उनके घरवालों को सच बताया तो उनका रोना, उनकी हालत मैं कभी नहीं भूल सकता। कई सालों से वो इंतजार कर रहे थे कि उनके बेटे वापस आएंगे, लेकिन अब उन्हें सच्चाई मिल गई थी। हमने मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार किया, और उसी रात जब मैं फिर से उस जगह गया तो वो फिर से दिखाई दिए। इस बार उनके चेहरे पर दर्द नहीं था। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए। धन्यवाद, उनकी आवाज गूंजी, और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुल गए। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। दिल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक डर भी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस नक्शे में ऐसी कई जगहें थीं, और हर जगह एक नई कहानी, एक नया डर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं ट्रक में वापस बैठा, इंजन स्टार्ट किया और अंधेरे हाईवे पर आगे बढ़ गया। अब यह सफर कभी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि हर मोड़ पर कोई ना कोई मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा नाम राजेश यादव है, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उस सफर का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि इस बार मुझे जिस आत्मा का सामना करना पड़ा वो बाकी सबसे अलग थी। उस रात के बाद मुझे थोड़ा भरोसा हो गया था कि मैं इन आत्माओं की मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं गलत था। हर कहानी एक जैसी नहीं होती। कुछ कहानियां मदद नहीं चाहती, वो सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं। करीब 1 हफ्ते बाद मैं फिर उसी हाईवे पर निकला। रात के करीब 3 बजे का समय था। अचानक मेरे ट्रक के सामने धुंध छा गई, इतनी घनी धुंध कि मुझे सड़क भी नहीं दिख रही थी। मैंने स्पीड धीमी कर दी, लेकिन तभी मेरे सामने अचानक एक पुरानी बस दिखाई दी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, उसकी लाइट बंद, दरवाज़ा आधा खुला और अंदर पूरा अंधेरा। मैंने सोचा शायद कोई खराब बस है, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक रोका, मेरे कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ आई, धीमी लेकिन साफ। बचाओ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा और बस की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो, लेकिन वो आवाज़ें मुझे अंदर खींच रही थीं। मैं बस के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर झांका। जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया।
बस के अंदर सीटों पर छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। उनके चेहरे पीले, आंखें खाली, और वो सब एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे। फिर एक बच्चे ने धीरे से कहा, तुम हमें घर ले जाओगे। मेरे हाथ कांपने लगे। ये बाकी आत्माओं जैसा नहीं था, ये बहुत ज्यादा था। मैंने डरते हुए पूछा, तुम सब यहां कैसे? तभी बस के पीछे से एक परछाई उठी, धीरे धीरे आगे आई और ड्राइवर सीट पर बैठ गई। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरी सांस रुक गई। वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। वो मुझे देखकर हंसा। ये कहीं नहीं जाएंगे। बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैं अंदर फंस चुका था। बच्चों की आवाजें अब रोने में बदल गईं। बचाओ, हमें बचाओ। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। तभी वो जला हुआ आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज बस में गूंज रही थी। ठक ठक ठक। उसने मेरे पास आकर कहा, तू दूसरों को तो बचा लेता है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाएगा। मेरे पूरे शरीर में डर भर गया। अब मुझे समझ आ गया, ये कोई अधूरी आत्मा नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो इन आत्माओं को अपने पास कैद करके रखता है। और इस बार शायद मैं गलत जगह आ गया था। बस के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया और वो जला हुआ आदमी अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं और उसने धीरे से कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। मेरी सांस रुक गई और मुझे पहली बार लगा, शायद इस बार मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरा नाम राजेश यादव है और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उस बस वाली रात का सबसे खौफनाक मोड़ है, जहां मुझे लगा था कि अब मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। बस से निकलने के बाद मैं सीधा ट्रक में आकर बैठ गया। हाथ अभी भी कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा। मैंने सोचा आज के बाद मैं उस रास्ते पर कभी नहीं आऊंगा, लेकिन कुछ चीजें तुम्हें छोड़ती नहीं है। करीब 20 मिनट बाद मैं हाईवे पर अकेला चल रहा था। अचानक मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। मैंने उसे बंद करना चाहा, लेकिन इस बार वो बंद नहीं हुआ। रेडियो से पहले सिर्फ खर खर की आवाज आई, फिर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देने लगी। वही जली हुई भारी आवाज।